हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो का सबसे ज्यादा मोस्ट टॉपिक है निर्नष्ट समीकरण। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछे जाने वाला क्वेश्चन है निर्नष्ट समीकरण। ठीक है, कोई सा साल ऐसा जाता है जिस साल ये बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने मिलता। ठीक है, नहीं तो लगभग सभी साल प्रतिवर्ष एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक आपसे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कुछ आता है। ठीक है, कभी कभी निर्नष्ट समीकरण पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है कि निर्नष्ट समीकरण से आप क्या समझते हैं तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। और कभी कभी आता है कि निर्नष्ट समीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग लिखिए, और आगे कोई एक सवाल दे देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सब कुछ पढ़ने वाले हो। निर्नष्ट समीकरण क्या होती है, कहां से आई, कैसे होती है, ठीक है, इसके अनुप्रयोग क्या है और इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, सब चीजों को अच्छे से समझ लेना है। बहुत आसानी से सब चीजें समझाई जाएंगी, कुछ भारी है नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत बच्चों के इक्वेशन समझ में नहीं आती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो है ही डाल लेना है आपको अच्छे से निर्नष्ट समीकरण। ठीक है, निर्नष्ट इक्वेशन क्या होती है, देखिए स्टार्ट करते हैं कि निर्नष्ट नाम के एक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो हमारे सेल होते हैं, ठीक है, अगर घरेलू भाषा में बोला जाए तो बैटरी, बैटरा ऐसे करके जो हम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेल होता है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, उससे संबंधित समीकरण दी हैं। ठीक, इन्होंने क्या करा कि भाई जो पूरा सेल होता है, जैसे मान लिया एक बैटरी है, उसके या सेल है, उसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। सही, तो पूरे सेल का तो वैद्युत वाहक बल हमें पता होता है, लेकिन ठीक है, या इलेक्ट्रोड विभव वैद्युत वाहक बल पूरे सेल का तो पता होता है, लेकिन जो एक सेल है, एक टर्मिनल है, जिसे अर्ध सेल बोला जाता है। ठीक है, यानी कि सेल के जो 2 अर्ध सेल हैं, 2 अर्ध सेल मिलकर एक सेल बनाते हैं। तो जो एक अर्ध सेल है, चाहे वो एनोड हो चाहे वो कैथोड हो, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, एक सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए निर्नष्ट ने एक इक्वेशन दी जिसे निर्नष्ट समीकरण कहा जाता है, और यही लिखा हुआ है। ठीक है, और यही लिखना होता है आपको, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ अलग से लिखना है या कुछ भारी सी लैंग्वेज यूज करनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आसान सी भाषा में समझना है बस हमें तो, कि प्रत्येक सेल 2 अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि प्रत्येक सेल, मान लिया ये एक आपके पास सीसा संचायक सेल है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक ये तुम्हारा एनोड है, एक तुम्हारा मान लिया कैथोड है। ठीक है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। ठीक है, समझने के लिए है कि मान लिया ये हमारी एक क्या है, बैटरी है, या एक ये हमारा सेल है, और इसमें एक टर्मिनल इसका प्लस का है और एक टर्मिनल इसका माइनस का है। सही, कि प्रत्येक सेल, ये एक सेल हो गया, प्रत्येक सेल 2 अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। सही है, एक अर्ध सेल ये हुआ, एक अर्ध सेल ये हुआ, जिनमें से एक अर्ध सेल पर ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का निकलना। ठीक, जिनमें से एक अर्ध सेल पर हमेशा ऑक्सीकरण हो रहा होगा, और ऑक्सीकरण किस पर हो रहा होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, और उसे हम क्या बोलेंगे, एनोड कहेंगे। ठीक है, समझना है बस बातों को अच्छे से, कि भाई जिनमें से एक अर्ध सेल पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉनों का निकलना, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उसे हम बोलेंगे एनोड। तथा दूसरे सेल पर क्या हो रहा होगा, दूसरे सेल पर भाई इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। सही है, दूसरे सेल पर इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, तो वहां पर होता है अपचयन। और ठीक है, कि दूसरे सेल पर अपचयन, और अपचयन वाले को हम बोलेंगे कैथोड। सही है, इसे हम बोलेंगे कैथोड। ये कैथोड हो गया और ये हमारा एनोड हो गया। ठीक, होता है इनके इलेक्ट्रोड विभवों को, कि भाई जो एनोड है जो कैथोड है, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ये क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है, ध्यान से समझना है बातों को बस, कि भाई जो एनोड है हमारा, ठीक है, कि एनोड पर क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। या फिर पूछ लेता है कि सेल के किस अर्ध सेल पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का निकलना, और ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है। ठीक, तो जिस कारण इसके इलेक्ट्रोड विभव को हम EOP से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक, तो इसके इलेक्ट्रोड विभव को RP, ठीक, रिडक्शन पोटेंशियल से, यानी कि ERP से प्रदर्शित करते हैं। बातों को बस समझना है, बेसिक समझो। ठीक है, किताबी भाषा छोड़ो, आराम से बस नॉर्मल समझो होता क्या है।
मान लिया एक सेल है, इस सेल के दो जो टर्मिनल होते हैं ना, जो उसमें दो खूंटियां सी कड़ी होती है जिन पर तुम तार बांधते हो, वो क्या होते हैं, अर्ध सेल होते हैं। और वो जो अर्ध सेल हैं, तो प्रत्येक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं, जिनमें से एक पर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीकरण हो रहा होता है, यानी कि एक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एक पर इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसका होगा ऑक्सीकरण। ठीक, और उसे बोलेंगे हम एनोड, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, जिस पर ऑक्सीकरण होगा उसे एनोड कहेंगे, प्लस पॉइंट कहेंगे, उसका प्लस टर्मिनल कहेंगे। और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वहां पर अपचयन हो रहा होगा, और अपचयन हमेशा होता है कैथोड पर, कैथोड हमारा होता है निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यह इस चित्र में साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें कि भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण अगर हो रहा है तो वो एनोड है, और अपचयन हो रहा है तो वो कैथोड है। क्लियर है इतनी बात? यही लिखा हुआ है। ठीक है, कि इन्हें ईओपी तथा ईआरपी से प्रदर्शित करते हैं। तो नर्नस्ट ने किसी अर्ध सेल का, ठीक है, किसी एक अर्ध सेल का, चाहे वो एनोड हो चाहे वो कैथोड हो, कि किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादन किया, जिसे नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये अर्ध सेल हैं, जो ये हमारे दो टर्मिनल हैं बैटरी के अंदर, सेल के अंदर, इस एक सेल का, कि इस एक सेल पर कितना इलेक्ट्रोड विभव है, इस पर कितना इलेक्ट्रोड विभव है, इनके सेलों के अलग अलग अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए जो समीकरणें आई हैं उन्हें नर्नस्ट समीकरण कहा जाता है। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, बस ये आपको नोट करना है अच्छे से। पूछता है एग्जाम में कि नर्नस्ट समीकरण किसे कहते हैं, तो ये आपको थ्योरी लिखनी है कि प्रत्येक सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक पर ऑक्सीकरण हो रहा होता है जिसे एनोड कहते हैं, और जिसमें से एक पर अपचयन हो रहा होता है जिसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब एनोड पर इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलते हैं और कैथोड पर हमेशा इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक, और इनके इलेक्ट्रोड विभवों को क्रम से ईओपी और ईआरपी से हम प्रदर्शित कर देते हैं। और नर्नस्ट ने किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादन किया, जिसे नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, जो आपसे हेडिंग है, जो पूछा जाता है प्रतिवर्ष, सुपर डुपर मोस्ट। ठीक है, SDM सुपर डुपर मोस्ट है, बिल्कुल प्रतिवर्ष एग्जाम में पूछा ही जाता है कि नर्नस्ट समीकरण से आप क्या समझते हैं। जरूर मिलेगा, कोई से भी साल का पेपर उठा के देख लो, नर्नस्ट इक्वेशन देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट है, अगर वैद्युत रसायन चैप्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा मोस्ट और कोलराउस नियम। ठीक है, 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आते ही आते हैं लगभग। ठीक, और इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव ये भी काफी मोस्ट है। सारी वीडियो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से जाके या प्लेलिस्ट में से जाके, सारा जो मोस्ट है, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, सारी प्लेलिस्ट में बिल्कुल कंप्लीट वीडियो सब कंप्लीट हैं। ठीक है, मोस्ट टॉपिकों की। तो नर्नस्ट ने क्या करा कि भाई जो सेल है उसका जो अर्ध सेल है उनके इलेक्ट्रोड विभवों को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाई, और वो समीकरण क्या थी, ये रही। ठीक है, ईओपी का मतलब क्या है, ईओपी का मतलब है कि जो हमारा अर्ध सेल है, ठीक है, और वो कौन सा है, ओपी का मतलब है ऑक्सीकरण वाला, इसकी बात चल रही है। ठीक, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। नोट कर लेना इन्हें कि जहां ईओपी बराबर क्या है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है, और ई नोट ओपी क्या है, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है, और आर क्या है, आर यहां पर मोलर गैस स्थिरांक है। ठीक है, लिख देता हूं, देखो मैं कि जहां ईओपी की बात करी जाए तो ये क्या है, ओ से क्या है, ऑक्सीलेशन, यानी कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है। अगर ई नोट ओपी की बात करें तो ये मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, तो ये मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक, ये चीजें जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही हैं ये आपको अच्छे से लिखनी है। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं स्क्रीन को, जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा लिखना है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट। और मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। और अगर बात करें आरपी की, ठीक है, ये इक्वेशन है जो हमारा नर्नस्ट इक्वेशन आई है वो यही है। ठीक है, कि जो ईओपी होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा ई नोट ओपी माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस में ई ओ एस अपॉन आर एस।
ठीक। ऑक्सीकरण वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहाँ पर माइनस ध्यान रखना, और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ पर प्लस ध्यान रखना, ठीक है। बस इतना अंतर है, बाकी इक्वेशन सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वहां पर माइनस है, और अपचयन में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहां पर प्लस है, बाकी इक्वेशन सेम है, ठीक है। कि भाई जो EOP है वो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है, और E0OP जो है वो मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है। अगर बात करी जाए ERP की तो ये क्या है, ये अपचयन अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, ये अपचयन इलेक्ट्रोड विभव हो गया। अगर E0RP की बात करें तो ये मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है, ठीक है, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचा, R बचा, T बचा। R क्या है, दिखाई दे रहा है इतना, ठीक है। अगर R की बात करें तो R क्या है हमारा, R है भाई मोलर गैस स्थिरांक, R है मोलर गैस स्थिरांक, ठीक है। पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं। और मोलर गैस स्थिरांक जो होता है इसका मान है 8.314, ठीक है। इसका जो मान होता है वो होता है 8.314 जूल केल्विन प्रति मोल, ठीक है। ध्यान रखना है, ये गैस स्थिरांक जो है इसका मान फिक्स है, और वो कितना है, 8.314 इतना है, ठीक। फिर T क्या है, कि भाई T क्या है, T है हमारा ताप, टेम्परेचर, और वो भी केल्विन में, केल्विन में, ठीक है, केल्विन में 8.314 जूल केल्विन प्रति मोल। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी हमारा केल्विन में है, ध्यान रखना, ठीक है। केल्विन में चेंज करेंगे 273 जोड़कर, अगर डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है तो ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। R क्या है, गैस मोलर स्थिरांक है जिसका मान फिक्स है 8.314, याद रखना 8.314 सवालों में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। T क्या है, टेम्परेचर है, केल्विन में रखेंगे। और N क्या है, N क्या है, N है ऑक्सीकरण कितना हो रहा है, अपचयन कितना हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये उनकी संख्या को बताता है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, N बराबर हो गया हमारा ऑक्सीकृत या अपचयित, ऑक्सीकृत या अपचयित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई है, ठीक है। ये इक्वेशनें याद रखनी है, और इनसे भी आसान इक्वेशनें बनने वाली हैं, वो भी अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये भी याद रखनी है, और जो आगे बनेंगी वो तो हमेशा याद रखनी है, सवाल वहीं से होने हैं, और शॉर्टकट है इनका इक्वेशनों का, ठीक है। एन क्या है, ऑक्सीकृत या अपचयित, कितनों का ऑक्सीकरण हो रहा है, कितनों का अपचयन हो रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और सेम होगी, जितनों का ऑक्सीकरण हो रहा होगा उतनों का अपचयन हो रहा होगा, ठीक है। और एफ क्या है यहाँ पर, एफ होता है फैराडे नियतांक, एफ होता है फैराडे नियतांक, और जिसका मान फिक्स है, और वो है 96,500, ठीक है। याद रखना 96,500 है एफ का मान। आर हो गया, टी हो गया, एन हो गया, एफ हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा OS और RS, ठीक है। OS बचा और RS बचा, ठीक है। OS क्या है, OS है ऑक्सीकृत अवस्था में सांद्रता, ठीक है। कि भाई ऑक्सीलेशन कितना हो रहा है, कि ऑक्सीकृत अवस्था, ऑक्सीकृत अवस्था का सांद्रण, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपचयित अवस्था का सांद्रण। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। कि OS क्या है भाई, OS है ऑक्सीलेशन कितना हो रहा है, और ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये सांद्रता को बताता है, सांद्रण को बताता है, कि ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता कितनी है और अपचयित अवस्था की सांद्रता कितनी है, उसे बताता है OS और RS, ठीक है। सब कुछ आपके सामने क्लियर है, अच्छे से नोट कर लेना है। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है, अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। कुछ भारी है नहीं। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, इसे आसान कैसे बनाया जाएगा। ध्यान से समझना है बस। देखिए क्या होने वाला है, कि भाई अगर हम R का मान रख दें, ठीक है, कि यदि इफ जो हमारा टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, यानी कि टेम्परेचर को फिक्स कर दें 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हो गया, कि 30 + 273, और ये कितना आ गया आपका, ये आ जाता है 303 केल्विन, सही है। 303 केल्विन टेम्परेचर की बात चल रही है, और R का मान कितना है, और R का मान है अभी बताया था 8.314, ठीक है, इतने जूल केल्विन प्रति मोल,
ठीक है, या जूल केल्विन मोल इनवर्स। ठीक, अब उसके बाद एफ क्या है, फैराडे नियतांक है और इसका मान फिक्स है 96,500 कूलम। ठीक है, इसका मान भी फिक्स है। तो अगर इतना मान हमें पता है कि आर भी पता है, टी भी पता है, एफ भी पता है, और जो log ई है, log ई है, log ई में वैल्यू होती नहीं, वैल्यू होती है log 10 में, तो log ई को log 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा कर दो और ये चेंज हो जाएगा log बेस में 10 में। ठीक है, कि 2.303 से गुणा कर देंगे तो log ई log 10 में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम ये मान लगा दें, आर का मान लगा दें, टी का मान लगा दें, ठीक है, एफ का मान लगा दें और log ई को log 10 में चेंज कर दें, तो यहाँ पर इक्वेशनें क्या बनती हैं देखिए। तो बन जाता है हमारा ई ओ पी इक्वल टू ई नोट ओ पी माइनस 0.059 अपॉन एन। सही है, ध्यान रखना है, आर का, टी का, एफ का, log ई को log 10 में चेंज कर दें तो सीधे सीधे 0.059 अपॉन एन और log बेस में आ जाएगा 10 और यहाँ बनेगा ओ एस अपॉन आर एस। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा और ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बनती है नर्नेस्ट इक्वेशन आपकी, और जो सबसे ज्यादा मोस्ट है यहाँ से ही आप सवाल करोगे। ठीक है, यहां से भी कर सकते हो, इक्वेशन ये भी है, लेकिन इनके मान ये फिक्स हैं कि भाई टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, आर को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, फिक्स होता है, और एफ हमारा फिक्स होता है। तो ये तीन चीज फिक्स हो गई और log ई को log 10 में चेंज कर दिया यहाँ से। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन जो बनती है वो बनती है ये कि ई ओ पी इक्वल टू ई नोट ओ पी माइनस, ठीक है, ओपी है ऑक्सीलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो निकलने की वजह से माइनस और 0.059 अपॉन एन log बेस में 10 ओ एस अपॉन आर एस। ठीक, ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाती है। अगर बात करें कि भाई अपचयन की इक्वेशन क्या बनेगी, तो बनेगा यहां से ई आर पी की अगर बात करें तो बनेगा ई नोट आर पी माइन प्लस, ठीक है, अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आने से क्या होगा, प्लस होगा, 0.059 अपॉन एन log बेस में 10 हो जाएगा और ये बनेगा ओ एस अपॉन आर एस। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी कि आपके सामने समीकरण ए और समीकरण बी स्पष्ट है और यही इक्वेशनें हैं जिनसे सवाल होने हैं। ठीक, नर्नेस्ट ने यही इक्वेशनें खोजी हैं जिनका जिक्र होता है, जिनकी वजह से ये आता है कि भाई जो सेल है हमारा उसके पास दो अर्ध सेल हैं, जिनमें से एक पर ऑक्सीलेशन हो रहा है जिसे एनोड कहते हैं और एक पर रिडक्शन हो रहा है जिसे कैथोड कहते हैं। ठीक, अब इनके इलेक्ट्रोड विभव कितने हैं उसे ज्ञात करने के लिए ये वाली इक्वेशनें आती हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो माइनस लगाना है, अपचयन हो रहा है तो प्लस लगाना है और बस बहुत आसान सी इक्वेशन आपकी बन जाती हैं। ठीक है, तो अब आपको फाइनल ये वाली इक्वेशन याद करनी है। सही है, अगर वो आपसे कहता है एक नंबर में कि नर्नेस्ट समीकरण लिखिए, एक नंबर में कह रहा है मात्र कि नर्नेस्ट समीकरण लिखिए, तो लिखने को कह रहा है तो वो फिर थ्योरी नहीं लिखनी, फिर वो इन्हें कह रहा है। ठीक है, इन इक्वेशनों को कह रहा है कि या तो ये वाली लिख दो या फिर जो तुम्हें पहले लिखवाई थी उसे लिख दो अच्छे से। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, और होनी भी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इतने में और समझ में भी आ रहा होगा। सही है, तो ये आपकी नर्नेस्ट समीकरणें हो जाती हैं। जो पहले लिखी हुई हैं वो बेसिक हैं, ठीक है, वो बेस है इनका, और अगर इनके मान फिक्स कर दें, टेम्परेचर फिक्स कर दें, आर फिक्स कर दें, एफ फिक्स है और log ई को log 10 में चेंज कर दें तो ये क्वेश्चन बनती है और यहां से होते हैं आपके सवाल। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे इन्हीं क्वेश्चनों से बनने वाले हैं, सब बताऊंगा। अब आते हैं इसके अनुप्रयोग पर। ठीक है, तो नर्नेस्ट समीकरण आपके पास अगर 2 नंबर में आता है कि नर्नेस्ट समीकरण को स्पष्ट कीजिए, तो आपको क्या लिखना है, इसकी थ्योरी लिखनी है कि प्रत्येक सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक पर ऑक्सीकरण एक पर अपचयन हो रहा होता है। जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम एनोड कहते हैं, जिस पर अपचयन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं, और प्रत्येक सेल या इनके जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं इन्हें हम क्रम से ईओपी और ईआरपी से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं या लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और नर्नेस्ट ने इन अर्ध सेलों के इन इलेक्ट्रोड विभवों को ज्ञात करने के लिए समीकरणों का प्रतिपादन किया है जिन्हें नर्नेस्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, और फिर ये समीकरण आपको लिख देनी है, वो वाली भी लिख देनी है और ये वाली भी। अगर वो याद है तो वो लिख दो, ये याद है तो ये लिख दो, और सब कुछ आता है तो सब कुछ लिख दो और 2 नंबर पक्के हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि नर्नेस्ट समीकरण से आप क्या समझते हैं तथा इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। ठीक है, कि इसका यूज कहाँ होता है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं अनुप्रयोगों की।
इतना होने के बाद आपको अब हेडिंग डालना है नर्नस्ट समीकरण के अनुप्रयोग। ठीक है, कि नर्नस्ट समीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इतना कुछ है नहीं। ठीक है, वैसे ही घबराते रहते हैं बालक, इतनी भारी है इतनी भारी है, क्या भारी है वो इसमें, कि जो हमारे सेल के अर्ध सेल हैं उनके इलेक्ट्रोड विभव हम इनके द्वारा निकाल रहे हैं। एक पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण के लिए सीधे सीधे माइनस लगा दो बीच में, ठीक, और अपचयन है तो प्लस लगा दो। इक्वेशन दोनों सेम है, कुछ नहीं करना, ओपी और आरपी का अंतर है बस। ठीक है, एक पर ऑक्सीकरण हो रहा है एक पर अपचयन हो रहा है। अगर बात करें अनुप्रयोग की, ठीक है, अनुप्रयोग, तो हेडिंग डालना है आपको कि नर्नस्ट समीकरण के अनुप्रयोग। देखिए अनुप्रयोग कितने आसानी से बताने वाला हूं मैं, नर्नस्ट समीकरण के अनुप्रयोग। ठीक है, कि एप्लीकेशंस ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन। अगर बात की जाए नर्नस्ट समीकरण के अनुप्रयोग की, तो पहला अनुप्रयोग होता है कि सेल के वैद्युत वाहक बल के निर्धारण में, कि भाई जो पूरा सेल है उस पूरे सेल का वैद्युत वाहक बल हम इस नर्नस्ट समीकरण के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ जाता है इसके पहली एप्लीकेशन में, कि जो सेल है उसके वैद्युत वाहक बल का निर्धारण हम इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक, और इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन भी तो लिखनी होगी, तो इक्वेशन बनेगी आपकी ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log बेस में 10 OS अपॉन RS। ठीक है, जो अभी दोनों इक्वेशन आई थी उनका जो निचोड़ है वो ये है सेल के लिए। ठीक है, कि सेल का अगर वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो इस समीकरण के द्वारा ज्ञात करेंगे। अच्छी खासी मोस्ट है, विकल्प यहां से बनते हैं MCQ वाले। ठीक है, ये 1 नंबर में भी आ जाता है, सेल का वैद्युत वाहक बल दे देगा और मानक वैद्युत वाहक बल आपसे पूछ लेगा, इस तरह से यहां से आ जाते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट करते रहना है कि भाई अनुप्रयोग का मतलब है कि इसका हम नर्नस्ट समीकरण के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, कहां कहां इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सेल के वैद्युत वाहक बल के निर्धारण में, कि सेल का वैद्युत वाहक बल हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। यदि वैद्युत वाहक बल शून्य हो तो कितना हो जाएगा, तो ये ई सेल हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, और ये हो गया हमारा ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log बेस में 10 OS अपॉन RS हो गया। ठीक है, इतना हो जाता है, क्लियर है बात। तो यहां से ई सेल कितना हो जाएगा, ई नोट सेल कितना हो जाएगा, तो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.059 अपॉन एन log बेस में 10 OS अपॉन RS हो जाता है। ठीक है, और यही ध्यान रखना है, यही इक्वेशन है जहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, वो क्या कहेगा, आपसे कह देगा कि ऑक्सीकृत अवस्था में सांद्रता इतनी है अर्ध सेल की और अपचयित अवस्था में सांद्रता इतनी है, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव या सेल का मानक वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो ये वाली समीकरण काम आएगी और एन का मान वो दे देगा इक्वेशन में। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कितने जा रहे हैं सेम होंगे, तो एन का मान पता होगा, ये मान पता होंगे, और यहां से हम सीधे सीधे ई नोट सेल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लेना है कि जो पहला अनुप्रयोग है वो बताता है सेल के वैद्युत वाहक बल के निर्धारण में, कि सेल का वैद्युत वाहक बल हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। अगर बात करें दूसरे अनुप्रयोग की, तो दूसरे अनुप्रयोग में भैया बताया गया है क्या, दूसरे अनुप्रयोग में बताया गया है साम्य स्थिरांक को। ठीक है, इतना नोट कर लेना है। ठीक, अब देखिए दूसरे नियम को अगर देखें तो दूसरे नियम में क्या बताया गया, इस वाली लाइन को देखना है कि मेन निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, तो इसे फिलहाल साफ कर लेते हैं, नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, पूरा लिखना है जितना लिखा हुआ था। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि सेल के वैद्युत वाहक बल के निर्धारण में, और वो कितना आया था, ये आया था आपका ई नोट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन एन log बेस में 10 OS अपॉन RS, OS अपॉन RS, ये आया था भैया सेल का वैद्युत वाहक बल, जो पहला अनुप्रयोग था। ठीक है, अगर दूसरे अनुप्रयोग की बात करें तो दूसरा कहता है कि साम्य स्थिरांक के निर्धारण में। अब भाई ये साम्य स्थिरांक क्या है, साम्य स्थिरांक के निर्धारण में,
ठीक, कि साम्य स्थिरांक के निर्धारण में, पहले पॉइंट में बताया गया वैद्युत वाहक बल के निर्धारण में, दूसरा पॉइंट कहता है साम्य स्थिरांक के निर्धारण में। तो साम्य स्थिरांक होता क्या है कि भैया जो ऑक्सीकृत अवस्था है OS, ऑक्सीकृत अवस्था में जो सांद्रता है, सांद्रण है, और जो अपचयित अवस्था में सांद्रण है, इन दोनों के अनुपात को बोलते हैं साम्य स्थिरांक। ठीक, तो साम्य स्थिरांक की परिभाषा क्या बनी कि ऑक्सीकृत अवस्था में सांद्रण तथा अपचयित अवस्था में सांद्रण के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। ठीक है नहीं आसान, कुछ है इसमें अनुप्रयोगों में, बताओ। नर्नस्ट समीकरण लिख लेनी है अच्छे से, ठीक है, थ्योरी लिख देनी है, इक्वेशन लिख देनी है दोनों, और फिर अनुप्रयोग है। पहला कहता है कि सेल का वैद्युत वाहक बल हम इसके द्वारा निकाल लेंगे, दूसरा कहता है कि साम्य स्थिरांक भी निर्धारित कर देंगे हम सेल का इसके द्वारा। ठीक है, और OS अपॉन RS बराबर KC है, तो वहां देखो तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका E नोट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n log बेस में 10, और ये बन गया KC। ठीक है, OS और RS को हम क्या लिख देंगे, KC लिख देंगे। और ये इक्वेशन सबसे ज्यादा मोस्ट है, सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। क्या पूछेगा आपसे, वो एक समीकरण दे देगा, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा ऑक्सीकृत और अपचयित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n का मान पता चलेगा। ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान चल रहा है। और E नोट सेल का वैद्युत वाहक बल दे देगा तो KC पूछ लेगा साम्य स्थिरांक, और साम्य स्थिरांक दे देगा तो वैद्युत वाहक बल पूछ लेगा। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इक्वेशन ये है, अनुप्रयोगों में सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से बनते हैं। 2 नंबर में सवाल आता है, अब बताऊंगा कैसे आता है। ठीक है, तो E नोट सेल बराबर हो जाएगा 0.059 अपॉन n log बेस में 10 KC। क्लियर है, तो 2 अनुप्रयोग आपके क्लियर हो जाते हैं कि भाई पहला हो गया सेल के वैद्युत वाहक बल के निर्धारण में, दूसरा हो जाता है साम्य स्थिरांक के निर्धारण में। अब तीसरा अनुप्रयोग क्या आता है, तीसरे अनुप्रयोग की बात करें तो आता है स्वतः प्रवर्तित रेडोक्स अभिक्रिया के निर्धारण में। ये क्या चीज है भाई, रेडोक्स अभिक्रिया के निर्धारण में। ठीक है, पहला अनुप्रयोग हो गया था सेल के वैद्युत वाहक बल के निर्धारण में, दूसरा हो गया साम्य स्थिरांक के निर्धारण में, तीसरा आता है स्वतः परिवर्तित रेडोक्स अभिक्रिया के निर्धारण में, कि स्वतः परिवर्तित होने वाली जो रेडोक्स अभिक्रियाएं हैं उनका निर्धारण भी इसी के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, इसके लिए जरूरत पड़ती है गिब्स मुक्त ऊर्जा की। ठीक है, डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, क्या होती है ये बताते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, -NeF होती है। ठीक है, इसे भी याद रखना है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होती है डेल्टा जी, ये विकल्पों में पूछ लेता है, ये क्या होती है -NeF होती है। ठीक है, यह N E नोट F होती है। F क्या है, फैराडे नियतांक, वही 96,500 वाला, और E क्या है, E सेल है तुम्हारा, और N क्या है, अपचयित या ऑक्सीकृत इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये हो गई गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक, यानी कि इसके द्वारा हम गिब्स मुक्त ऊर्जा भी निकाल लेते हैं। अब भाई गिब्स मुक्त ऊर्जा होती क्या है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, तो देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं। यदि डेफिनेशन की बात करें गिब्स मुक्त ऊर्जा की, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि स्थिर ताप व दाब पर, कि टेम्परेचर और प्रेशर को अगर फिक्स कर दें तो किसी प्रक्रम में, ठीक है, किसी सिस्टम में एक तंत्र को उपयोगी कार्य करने के लिए, ठीक है, कोई तंत्र है, कोई निकाय है, उसे उपयोगी कार्य करने के लिए उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध अधिकतम ऊर्जा को गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कोई तंत्र है, कोई उपकरण है, कोई तुम्हारा सिस्टम है, उसे अगर एक्टिव करना है तो उसे, ठीक है, उपयोगी बनाना है, तो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध अधिकतम जो ऊर्जा होगी उसे बोलेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा, और इसे डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं, और डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NeF। अब यहाँ से 3 पॉइंट बनते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बनता है, पहला पॉइंट बनता है कि यदि डेल्टा जी यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा निगेटिव हो, सही है, ध्यान से समझना, यदि गिब्स मुक्त ऊर्जा निगेटिव हो तो क्या होगा भाई, तो हमारा जो सेल का वैद्युत वाहक बल है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा अगर निगेटिव आ जाए, ये निगेटिव हो तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ई हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में प्रक्रम क्या होगा, प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा। ठीक, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है भाई, ये पूछा जाता है कि परिक्रम स्वतः परिवर्तित कब होगा, तो कब होगा कि जब गिब्स मुक्त ऊर्जा ऋणात्मक होगी या सेल का वैद्युत वाहक बल धनात्मक होगा, तो परिक्रम स्वतः परिवर्तित होगा, यानी कि खुद एक्टिव हो जाएगा, खुद वर्क वो करेगा। ठीक है, स्वतः परिवर्तित होगा। इतना क्लियर है, यहां तक अच्छे से नोट करते रहना है चीजों को। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, ठीक है, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, इधर देखना है, पहला पॉइंट वहां हो गया गिब्स मुक्त ऊर्जा का, कि यदि दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव हो, ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ई सेल कितना हो जाएगा, ई सेल हमारा निगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि भाई अगर गिब्स मुक्त ऊर्जा धनात्मक हो जाएगी तो जो हमारा सेल का वैद्युत वाहक बल है वो ऋणात्मक हो जाएगा, और जब ये ऋणात्मक हो जाएगा तो परिक्रम स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा, स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा। सही है, ध्यान रखना, ये ही पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं कि परिक्रम स्वतः प्रवर्तित कब होगा और परिक्रम स्वतः प्रवर्तित कब नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट कि अगर डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव हो जाए, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा अगर पॉजिटिव हो जाती है तो सेल का वैद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और सेल का वैद्युत वाहक बल निगेटिव होते ही जो हमारा सेल है, ठीक है, जो हमारा निकाय है, सिस्टम है, वो वर्क करना बंद कर देगा, यानी कि स्वतः परिवर्तित वो अब नहीं होगा। और तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट बताता है साम्य अवस्था को। ठीक है, साम्य अवस्था को बताता है। और साम्य अवस्था में क्या होगा, साम्य अवस्था में एमसीक्यू में पूछ लेता है कि साम्य अवस्था में होगा, ठीक है, इस तरह से आ जाता है। ध्यान रखना, मोस्ट पॉइंट है सारे के सारे यहाँ से। ठीक है, तो अगर पूछे वो साम्य अवस्था में होता है तो साम्य अवस्था में जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो भी जीरो होती है, और जो सेल का वैद्युत वाहक बल है वो भी शून्य होता है। ध्यान रखना है, ठीक है, साम्य अवस्था में क्या होगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा भी जीरो होगी, डेल्टा जी का मान भी जीरो होगा, और जो सेल का वैद्युत वाहक बल है वो भी शून्य होगा। बिल्कुल ध्यान में रखना है इन बातों को। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल जाता है कि भाई जो नर्नस्ट इक्वेशन है इसके अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, इसके अनुप्रयोग के बारे में आपको पता चल जाता है। तो तीन अनुप्रयोग हैं, क्या क्या है कि भाई सेल के वैद्युत वाहक बल के निर्धारण में, कि सेल का वैद्युत वाहक बल हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं, और वो क्या होता है, ए नॉट सेल इक्वल टू ये हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि साम्य स्थिरांक का निर्धारण हम इसके द्वारा कर सकते हैं। साम्य स्थिरांक क्या होता है कि ऑक्सीकृत अवस्था में सांद्रण और अपचयित अवस्था में सांद्रण, इन दोनों के अनुपात को साम्य स्थिरांक केसी कहते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन ये बन जाती है, और यहाँ से सवाल होते हैं, अभी कराऊंगा। ठीक है, देखते रहना है बस वीडियो को, यहाँ से 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं बिल्कुल। ठीक है, नर्नस्ट इक्वेशन इतनी ज्यादा मोस्ट है, पता नहीं क्या है इसमें ऐसा कि प्रतिवर्ष ये पूछा जाता है, और क्या है कि बहुत कुछ इसके अंदर है कि भाई सेल जो है, ठीक है, जो सेल है उसके अंदर जो हमारे एनोड है, कैथोड है, उनके इलेक्ट्रोड विभव हम इसके द्वारा ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, इसके द्वारा ही हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, नर्नस्ट इक्वेशन के द्वारा, नहीं तो बाकी कोई तरीका ही नहीं है कि हम सेल का वैद्युत वाहक बल, यानी कि जो हमारे अर्ध सेल हैं, एनोड हैं, कैथोड हैं, उन पर कितना ऑक्सीकरण हो रहा है, कितना अपचयन हो रहा है, उनके विभव हम ज्ञात कर लें, इसके द्वारा ही है, बाकी कहीं से हम नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, इसलिए इतनी ज्यादा मोस्ट है कि पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा मोस्ट यही है, और कोलहाउस नियम है। ठीक है, दोनों टॉपिक अच्छे से तैयार रहने चाहिए आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। दोनों चैप्टर, पूरे चैप्टर के दोनों टॉपिकों को इतने अच्छे से तैयार कर लेना है कि दिमाग में से स्लिप ही ना हो। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया करके तैयार हो जाए, और बहुत आसान है। ठीक, साम्य अंक का निर्धारण हो गया। तीसरा पॉइंट आता है स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रियाओं के निर्धारण में। ठीक है, कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, दोनों अभिक्रियाएं एक साथ, दोनों क्रियाएं एक साथ चल रही हैं, तो वहां क्या बनेगी, रेडॉक्स अभिक्रिया चलेगी। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ हो रहे हैं तो ठीक, और वहां पर हमारी एक गिब्स मुक्त ऊर्जा आती है, और गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा ये है, इसे भी याद कर लेना है। ठीक है, ये है गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा। ऊर्जा क्या होता है कि स्थिर ताप व दाब की अगर बात करें तो किसी परिक्रम में एक तंत्र को उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध अधिकतम जो ऊर्जा होती है उसे गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से 3 पॉइंट बनते हैं जो विकल्पों में पूछ ले जाते हैं, मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट बनते हैं कि अगर गिब्स मुक्त ऊर्जा ऋणात्मक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा ऋणात्मक है, ये नेगेटिव में चल रही है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो सेल है वो स्वतः परिवर्तित होगा, यानी कि अपने आप वर्क कर रहा होगा। ठीक, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें कि अगर डेल्टा जी यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा पॉजिटिव हो जाए,
सही है। अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो जो सेल का वैद्युत वाहक बल है वो निगेटिव हो जाएगा, और उसके निगेटिव होते ही सेल जो है काम करना बंद कर देगा, यानी कि प्रक्रम हमारा स्वतः परिवर्तित नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट बनता है साम्य अवस्था के लिए। साम्य अवस्था में ध्यान रखना है आपको, बहुत पूछा जाता है कि साम्य अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है। साम्य अवस्था में ई सेल कितना होता है, 0 होता है, यानी कि साम्य अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा भी 0 होती है और सेल का वैद्युत वाहक बल भी 0 होता है। तो ये नर्नस्ट समीकरण के तीनों अनुप्रयोग हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अच्छे से इन्हें तैयार कर लेना है, ठीक है, पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ से आपकी नर्नस्ट इक्वेशन तैयार हो गई, थ्योरी समीकरण और अनुप्रयोग समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो बिना कंजूसी करे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं इससे संबंधित सवाल क्या बनते हैं, ठीक है, और जो पूछे गए हैं, जो लास्ट ईयर में सवाल आया है यहाँ से, ठीक है, क्या क्या आ रहे हैं और आते ही हैं। कोई सा साल ऐसा होता है जिस साल नहीं आते, लेकिन यहाँ से नर्नस्ट इक्वेशन से सवाल देखने मिलते ही मिलते हैं। तो देखिए क्या सवाल यहाँ से बने हैं। देखिए बात करते हैं कि अब यहाँ से क्या क्या सवाल आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी सवाल यहाँ से अब तक पूछे गए हैं, ठीक, सब मोस्ट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ, तो ध्यान से बस समझना है चीज़ों को, ठीक है। और तैयार कर लेना है, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना है। जिन बच्चों ने नोटबुक में नोट कर रखा है तो वो अच्छे समझते रहें, और जिन्होंने नहीं कर रखा है वो अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते रहें। काफ़ी मोस्ट टॉपिक है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन की, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, तो देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। निम्न अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। जो अभी अनुप्रयोग में आया था, दूसरा अनुप्रयोग में साम्य स्थिरांक को बताया गया है साम्य स्थिरांक के निर्धारण में, तो उसी को पूछ रहा है, साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। निम्न अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब भाई एक वो क्या देगा तुम्हें, अभिक्रिया दे देगा, सेल का रिएक्शन दे देगा, सेल पर क्या हो रहा है, Cu है, Cu से Cu2 पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। और दूसरे अर्ध सेल पर क्या हो रहा है, 2Ag है और यहाँ से Ag बन रहा है, ठीक। और जो हमारा ई नोट सेल है, यानी कि सेल का वैद्युत वाहक बल हमें दे दिया गया है, वो है 0.46 वोल्ट, ये सवाल में कह दिया गया है। और वो क्या कह रहा है, साम्य स्थिरांक पूछ रहा है, सही है। बहुत आसान सा सवाल है, ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दे दिया गया है, ठीक है। तो सवाल को नोट कर लेना है कि कोई अभिक्रिया दे दी गई है कि निम्न अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर क्या दिखा दिया उसने कि भाई दो अर्ध सेल होते हैं, ठीक है, एक पर ऑक्सीकरण हो रहा होगा, एक पर अपचयन हो रहा होगा। यहाँ पर Cu से Cu2 पॉजिटिव बना, इलेक्ट्रॉन निकले, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। क्लियर है बात, ठीक। तो हमारे पास क्या होता है भाई, जब साम्य स्थिरांक निकालते हैं तो साम्य स्थिरांक दूसरे अनुप्रयोग में बताया गया, और वहां से एक फॉर्मूला आया था कि जो ई नोट सेल होगा वो क्या होगा, 0.059 अपॉन n होगा, और log बेस में 10 Kc होगा। Kc ही साम्य स्थिरांक है, ठीक है। साम्य स्थिरांक पूछ रहा है, यानी कि वो Kc का मान हमसे पूछ रहा था, ठीक। तो ई नोट सेल का मान कितना है, 0.46 हो गया, 0.059 अपॉन n, n क्या है, n होता है ऑक्सीकृत या अपचयित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वो कितनी दिखाई दे रही है, देखो Cu से Cu2 पॉजिटिव बना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 2 से गुणा हो रही है तो यहाँ पर 2 साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है, तो n का मान 2 हो गया, और log बेस में 10 Kc ये हमें निकालना है, ठीक। जो निकालना है उसे वहीं रखो, बाकी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 0.46 इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा 0.059 इक्वल टू log बेस में 10 K इंटू सी, ठीक, इतना हो जाता है। अब क्या करना है भाई, 46 दूनी कितने होते हैं, 92 होते हैं, पॉइंट लग जाएगा, अपॉन 0.059 हो जाएगा इक्वल टू log बेस में 10 Kc हो जाएगा, सही है। अब क्या करना है भाई, यहाँ पर 0 बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास कि log बेस में 10 Kc का जो मान आएगा वो आएगा 920 अपॉन 59, ठीक है। 920 अपॉन 59 आ जाएगा, और 920 अपॉन 59 को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कितना आएगा, लगभग आ जाएगा 15.5 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 15.5 के आसपास हमारे यहाँ से आ जाता है ये, और इसे हम लगभग में
कितना मान लें, 15 मान लें या 16 मान लें, 15 मान लेते हैं चलो, ठीक है। अब यहाँ पर भाई हमें KC का मान निकालना है, तो KC बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ एक नियम देखो कि अगर log बेस में tan a इक्वल टू एक्स दे रखा है, ठीक है, और हमसे a का मान पूछा जा रहा है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 10 की घात x हो जाएगा, ठीक है। ये log का नियम है कि अगर इसका मान निकालना हो और log को हटाना हो, लघुगणक को हटाना हो, तो जो a की वैल्यू होगी वो 10 की पावर x में चली जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, KC का मान 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 15, ठीक है, लगभग, ठीक। ये आ गया आपका आंसर। बताओ क्या था सवाल में, ठीक है, सबसे आसान सवाल है और सबसे ज्यादा सवाल आता है ये वाला, ठीक है। साम्य स्थिरांक निकलवाने वाला सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में। साम्य स्थिरांक निकालना है तो अपना आराम से फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, जो नर्नस्ट समीकरण के दूसरे अनुप्रयोग में आया था, ठीक है, साम्य स्थिरांक को बताया गया है, तो ये वाली इक्वेशन है, इसे इस्तेमाल करो और आराम से KC का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर KC का मान दे दे तो सेल का वैद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। ये पूछे तो निकाल सकते हैं, ये पूछे तो निकाल सकते हैं, यानी कि इस टाइप के सवाल इस इक्वेशन से हो जाएंगे, काम खत्म। सही है, अच्छे से नोट कर लो, और बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं कि भाई दूसरे तरह के सवाल यहाँ से क्या बनते हैं, ठीक है, नोट कर लेना इसे अच्छे से। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत मोस्ट टॉपिक है सब कुछ, ठीक है, अच्छे से बस समझते रहो, नोट करते रहो अपनी नोटबुक में। देखिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये वाला जो सवाल है ये है, एक सेल अभिक्रिया आपको दे रखी है, और इस सेल अभिक्रिया में ये दे रखा है, और ई नोट सेल दे रखा है, और ई सेल आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि जो नर्नस्ट इक्वेशन का पहला अनुप्रयोग है, ठीक है, कि सेल के वैद्युत वाहक बल के निर्धारण में, वहां से ये आया हुआ है, ठीक है। अनुप्रयोग पहला हुआ, अनुप्रयोग दूसरा हुआ, दोनों से सवाल बनते हैं, और जो तीसरा अनुप्रयोग है उससे गिब्स मुक्त ऊर्जा भी पूछ लेता है, और वहां से विकल्प MCQ भी बनते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पूरा टॉपिक तैयार कर लेना है, आज आपको 5 नंबर पक्के कर लेने हैं एक वीडियो से ही, ठीक है, पूरी वीडियो अच्छे से तैयार करनी है। और तीनों विषय, ठीक है, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, तीनों विषय अभ्यास के हैं, ठीक है, देखने से काम नहीं चलने वाला। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, और जितना कराया जा रहा है सब बिल्कुल नोट करते रहो, ठीक है। जिनके पास इतना सब कुछ लिखा हुआ है उन्हें भी अभ्यास करने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर वो सोच रहे हैं कि बस देख के काम चल जाएगा, तो देख के काम नहीं चलने वाला, रिवीजन करो, ठीक है। थ्योरी देख के समझ सकते हो, सवालों अगर तुम्हें आते हैं तो समझ सकते हो, डेरिवेशन आते हैं तो समझ सकते हो, अगर नहीं आता तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिख लिख कर ही चीजों को तैयार किया जाएगा, तो ही आप अच्छे से तैयार कर सकते हो चीजों को, ध्यान रखना बात को, ठीक है। अगर अच्छे नंबर लाने हैं, टॉप मारना है, अपोन में से अपोन ठोक कर आने हैं बोर्ड में, ठीक है, लेकर आने हैं पूरे में से पूरे, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कैसे होगी, कॉपी पेन उठाओ तभी मेहनत होगी, लिख कर होगी, ठीक है। फालतू की बकवास करने से, बातें करने से नंबर नहीं आते, ठीक है। बस सोच लिया कि हमारे 70 में से 70 आ जाएंगे, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, ठीक है, ऐसे नहीं आने वाले, मेहनत करनी पड़ती है, सही है। जितने टॉपिक हैं, जितना कराया जा रहा है, बस अच्छे से समझते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो बस, ठीक है। बाकी रिजल्ट देखना बहुत अच्छा आएगा, तैयारी अच्छी करो, बस बाकी कुछ नहीं करना, तैयारी अच्छी होगी तो रिजल्ट खुद अच्छा आएगा, सही है। पहले अनुप्रयोग से ये वाला सवाल है। अब देखिए कैसे होगा कि भाई निकल Ni है, Ni से Na2+ बना, ठीक है, Ni से Na2+ बना, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकले तभी तो 2+ आया होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीलेशन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो सेल अभिक्रिया को, इलेक्ट्रोड विभव वाली को, ना चाहो तो नहीं भी लिख सकते, काम चल सकता है ऐसे ही, ठीक है। तो देखना है बस ध्यान से। अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि भाई Ni है, जो अभी पहले दे रखी थी साम्य स्थिरांक वाले में, सेल अभिक्रिया Ni है, Ni से क्या बना हुआ है, Na2+ बना हुआ है, और 0.160 m के साथ बना है, ठीक है। दूसरे सेल पर क्या हो रहा है कि 2Ag+ है, और इसकी सांद्रता है 0.02 m, और इससे क्या बना, 2Ag बना है, सही है। ये आपको दे रखा है, इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। इच्छा है लिख लोगे तो काफी बेटर लगेगा, ठीक है, यानी साफ पता चलता रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमें सेल का वैद्युत वाहक बल निकालना है, तो हमारे पास एक समीकरण थी कि ई सेल जो होता है वो होता है ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस में 10 OS अपॉन RS। ध्यान आया,
ठीक है। जो निर्दिष्ट समीकरण का पहला अनुप्रयोग है वही तो है ये, कि ई सेल, जो सेल का वैद्युत वाहक बल होगा वो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस में 10 OS अपॉन RS होता है। सही है। ई सेल का मान पूछा गया है, ई नॉट सेल का मान दे रखा है 1.05 माइनस 0.059 अपॉन एन। एन क्या होती है? ऑक्सीकृत या अपचित इलेक्ट्रॉनिक संख्या। कितने का हो रहा है? Na से Na2 प्लस बना है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीकरण है तो 2 का ही अपचयन हो रहा होगा। ठीक है, 2 से गुणा हो रही है तो 2 का ही अपचयन हो रहा है। और लॉग बेस में 10 OS ऑक्सीकरण, ये है हमारा OS, ठीक, और ये है हमारा RS, ठीक, कि ये OS ऑक्सीकृत अवस्था में सांद्रण है और वो RS दे रखा है हमें। OS का मान पता कैसे चल रहा है? यहाँ से पता चल रहा है कि भाई Na है, Na से Na2 प्लस बना, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता दे रखी है और ये कितनी है? 0.160 है। अपॉन RS का मान कितना है? 0.002 है। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर एक बात समझनी है, यहाँ पर आकर गलती हो जाती है बच्चों से। ठीक है, क्या गलती होती है? कि भाई OS यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, सीधे सीधे दे रखा है तो सीधे सीधे लिख लेंगे। अगर यहाँ पर अपचयन में देखो यहाँ 2 से गुणा हो रही है तो भाई इसका क्या काम है फिर? ठीक है, इसका क्या काम है कि जो हमारे अणुओं की संख्या है, ठीक है, जो गुणा में अणु लिखे हुए हैं वो कोटि में आ जाते हैं, यानी कि ये बन जाती है घात। तो ये किसकी बनेगी? जिसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, अपचयन वाली सांद्रता कितनी है? 0.002 है, 0.002 इसकी घात बन जाएगी। अगर ये 2 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 आ जाता, और यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 आ जाता। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, यही गलती होती है, बाकी कहीं गलती नहीं होती इन सवालों में। तो अब बस सोल्व करना है इसे। कितना आ जाएगा ये? माइनस, और अगर इसे देखें तो 0.02, 2 दूनी 4 और 2 नम 18 और 2 पंजे 10 इतना होता है। लॉग बेस में 10 हो जाएगा। इसे लिख लेंगे 0.160 अपॉन ये हो जाएगा 0.002 गुणा 0.002। ठीक है, ध्यान रखना ये घात बनेगी, गुणा 2 मत कर देना तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस को 2 बार लिखना है। ये 2 है तो 2 बार लिखना है, यहाँ 3 है तो 3 बार लिखना है गुणा करके। सही है, ये समझना है बात को बस। 0.3 से 0.3 खत्म हो गए, ये वाले 0.3 हटेंगे तो 3 जीरो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इन 3 से ये 3 खत्म और ये वाले 3 पॉइंट हटाए, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दिए। सही है, बस सोल्व करना है बस, और ध्यान से सोल्व करना है इन्हें, गलती होने के चांस रहते हैं इनमें। ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया तुम्हारा 2 दूनी 4, चलो लिख लेते हैं 16, और नीचे बन गया 2 दूनी 4, और घातें कितनी हो गई? 10 की घात 3 और 1 4 हो गई। ठीक है, ये कितनी बार कट गया? 4 बार कट गया। तो इससे क्या लिख सकते हैं? 1.05 माइनस के 0.0295, और ये आ गया आपका लॉग बेस में 10, और ये आया 4 गुणा 10 की घात 4। ठीक है, और ये सब गुणा में चल रहा है, इसका ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर लेना, ये गुणा में चल रहा है सबके। ठीक है, अब क्या होगा भाई? अब यहाँ पर log m गुणा n, ठीक है, अगर आप मैथ पढ़ते हो तो वहां पर log m गुणा n आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक, अब ये क्या बनने वाला है? ध्यान से समझो बस। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ई सेल का जो मान आएगा वो आ जाएगा 1.05 माइनस 0.0295। सही है, इतना हो गया। अब ये जो log m गुणा n है इसे हम लिख लेंगे खोलकर log m प्लस log n के रूप में, यानी कि यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल करो, और ये हो जाएगा log बेस में 10 4 प्लस log बेस में 10 और 10 की पावर 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1.05 माइनस 0.0295, और ये ब्रैकेट इस्तेमाल करो क्योंकि ये गुणा में है, और log 4 को हम लिख सकते हैं log 10 2 की घात 2, क्योंकि मान हमें नहीं पता log 4 का। ठीक है, मान लिया log 4 का मान हमें नहीं पता, दे दे सवाल में तो अच्छी बात है, सीधे सीधे लगा दो, लेकिन नहीं देगा तो इसे तोड़ के करो। ठीक है, तो ये इतना हो गया, प्लस ये जो घात है ये आगे आ जाती है तो ये हो जाएगा 4 log बेस में 10 10। ठीक है, दिखाई दे रहा है? इतना नहीं दिखाई दे रहा, चलो क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1.05 माइनस 0.0295, और ये जो घात है ये घात आगे आ जाएगी और ये बन जाएगा log बेस में 10 2 प्लस 4 गुणा, और ये चीज सेम हो जाए। ठीक है, log 10 और 10 हो जाए तो 1 बन जाता है, log e और e हो जाए तो 1 बन जाता है, यानी कि इसका मान हो गया 1। ठीक, और ये कितना आ गया आपका? 1.05 माइनस के 0.0295, और यहाँ पर 2 गुणा log 2 का मान 0.3010 होता है, याद रखना है, प्लस के 4 हो जाता है। तो ये आता है 1.05 माइनस के 0.0295, और यहाँ से इसकी गुणा करूँ
कितना आएगा 6020 प्लस के 4 आएगा, सही है। और इसमें 4 में ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.05 माइनस 0.0295 इंटू 4.6020। ठीक, तो ये 1.05 माइनस, अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो गुणा करके कितना आता है, तो गुणा करके लगभग आएगा, ये आ जाएगा लगभग 0.13। ठीक है, और इसे अगर इसमें से घटाते हैं तो कितना आएगा, 1.05 में से इसे घटाएंगे 0.13 को तो कितना आएगा बताइए, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, घटाएंगे तो 0.92 आएगा, इतने वोल्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये वाला जो सवाल है, ठीक है, इसे करने का तरीका पता होना चाहिए ऐसे सवालों का। ये सवाल सबसे ज्यादा आ रहे हैं और 4 नंबर में आ रहा है। ठीक है, 4 नंबर बहुत बड़ी बात है, 4 अंक में आ रहा है ये पेपरों में, एग्जाम बोर्ड में आपके, और कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आ जाए आपसे कि निर्णय समीकरण से आप क्या समझते हैं और आगे सवाल आ जाए तो 5 नंबर में आएगा या 4 नंबर में आएगा। 1 नंबर की परिभाषा होगी, 3 नंबर का सवाल, या खाली सवाल आ जाए तो 4 नंबर में आएगा, और यदि 5 नंबर में आए तो 1 नंबर की डेफिनेशन हो गई और 4 नंबर का सवाल हो गया आपका। सही है, तो 4 अंक बिल्कुल पक्के कर लेने हैं, बिल्कुल बोर्ड के लिए पक्के कर लेने हैं 4 अंक। ठीक है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपका ये, करने का तरीका याद रखो बस, जो हमारे अनुप्रयोग हैं वहां से ये वाली इक्वेशन आई हुई है। ठीक है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है और ई सेल को निकालना है। बाकी सब चीजें हमें दे रखी हैं, ओएस ये दे रखा है, आरएस ये दे रखा है। ये जो संख्या है ये क्या करती है, स्क्वायर में पहुंचती है, कोटि के रूप में जाती है, जिसकी वजह से इसे सोल्व करेंगे आराम आराम से मैथ की तरह से, और गुणा भाग में गलती नहीं करनी बस। ठीक है, चाहे 1 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आराम आराम से चीजों को करना है, समझना है। ठीक, और लोग दो का मान याद रखना 0.3010 होता है। ठीक है, अगर ना दे तो याद रखना, दे दे तो अच्छी बात है। और log 3 का मान याद रखना, log 3 का मान कितना होता है, 0.4771 होता है। ठीक है, तो ये 2 मान आपको याद रखने हैं। ठीक है, चीजों को यहाँ से, यानी कि जो संख्या आ रही है आपकी, जैसे यहाँ log 4 आया तो log 4 को 2 की घात 2 में करके चेंज कर लो, जो घातें होती हैं वो आगे आ जाती हैं। ठीक है, और log 2 बचा, log 2 का मान हमें पता है 0.3010 है। ऐसे यहाँ पर ये 4 घात आगे आ गई। ठीक है, और ये दोनों चीजें सेम हो गई तो इसका मान 1 हो जाता है। ये चीजें कुछ याद रखना। ठीक है, जैसे कि log बेस में 10 और 10 आ जाए तो इसका मान 1 होता है, और अगर log बेस में 10 और 1 आ जाए तो log 1 का मान 0 होता है। ठीक है, इन पॉइंटों को ध्यान रखना है। सही है, और यहाँ से इस ई सेल का मान हमारा कैलकुलेट होकर कितना आ जाता है, 0.92 वोल्ट आ जाता है, जो आपका आंसर है, जो आपका आंसर है 0.92 वोल्ट, ई सेल का जो मान आया इस सवाल में। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो अच्छे से इस सवाल को समझ लेना है। कहीं कोई दिक्कत आई है तो, वैसे आई होगी नहीं, और आई है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो, आराम से समझ लो। 1 बार में नहीं हो रहा, 2 बार समझो, 3 बार समझो, और बहुत आसान है। ठीक है, निर्णय समीकरण से 2 अनुप्रयोग जो शुरू वाले हैं, दोनों से सवाल बनते हैं, और दोनों से सवाल जो बनते हैं वो आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है, पहले अनुप्रयोग से ये है और दूसरा साम्य स्थिरांक वाले से अभी पीछे कराया है, तो वीडियो को पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और 5 नंबर बोर्ड में बिल्कुल पक्के करके जाना है आज इस वीडियो से। सही है, ध्यान रखना। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना और अच्छे से रहिए, मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।